चलो ओके। देखो आज जो है ना आपका एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, लास्ट लेक्चर तक मैं बता रहा था आपको डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होता है, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट एक तरह का जस्ट स्लोप है बेसिकली, जैसे हम लोग लाइन का पढ़ते हैं। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकालेंगे। मान लेता हूँ कि टू लाइंस हैव डायरेक्शंस रेशियो a1 b1 c1 and a2 b2 c2 respectively, then we can consider two vectors parallel to the lines as vector a equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap और वेक्टर b है बेसिकली b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। देखो क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी लाइंस है, ठीक है ना, उस लाइंस का जो एक्यूट एंगल है, जैसे ये थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, इसका जो है वेक्टर, ये लाइन पैरेलल वेक्टर ए के डायरेक्शन में और ये लाइन पैरेलल है वेक्टर बी के डायरेक्शंस में, जिसका डायरेक्शंस रेशियो रेस्पेक्टिवली a1 a2 a3 और b1 b2 b3 है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो cos थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस cos थीटा इक्वल टू a डॉट b। अगर दोनों बीच के वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे तो वही दोनों लाइंस के बीच का एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। जिस वेक्टर का डायरेक्शंस रेशियो a1 a2 a3 है वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का b1 b2 b3 है, ठीक है ना। तो देखो cos थीटा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, a डॉट b, ये जानते हो आप क्या होता है, a1 b1 प्लस होता है a2 b2 और प्लस a3 b3 होता है, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, a का मॉड, और b का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वेक्टर में पढ़े हो, इसी को जस्ट पुट कर दिया हूं, तो ये a1 b1 a2 b2 a3 b3 के टर्म में ये लिखोगे। ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए का डायरेक्शंस रेशियो जो है, डायरेक्शंस कोसाइन L1 M1 N1 है, ठीक है ना, और इस वेक्टर बी का डायरेक्शंस कोसाइंस L2 M2 और N2 है। डायरेक्शंस कोसाइंस बताया था, इसका स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायरेक्शंस कोसाइंस के टर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शंस कोसाइन के टर्म में जो होगा ये हो जाएगा L1 L2 प्लस हो जाएगा M1 M2 और प्लस हो जाएगा N1 N2, ठीक है, और अपन अंडर रूट ऑफ मॉड भी क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, सॉरी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है तो रूट 1 हो जाएगा, और अगेन ये L2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि 1 के इक्वल होता है तो ये रूट 1 भी 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शंस रेशियो के टर्म में N1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होगा, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, और रेशियो के टर्म में ये फॉर्मूला हो गया। और वेक्टर में मैंने आपको ये बताया था डॉट प्रोडक्ट, जैसे भी निकालो, ठीक है, आंसर्स वही आने वाला है, सही है, समझे ये बात, निकाल लोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, या दो लाइंस पर्टिकुलर कब होंगे, if two lines are perpendicular to each other, ठीक है, दो लाइंस अगर पर्टिकुलर होगा तो ऑब्वियसली थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आयुष थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं, तो न्यूमरेटर ही जीरो हो जाएगा। देन क्या होगा इस केस में, a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस रेशियो का प्रोडक्ट जो होगा का सम जीरो के इक्वल होगा, और ये पैरेलल कब होगा, दो लाइंस, if two lines are parallel, तो उस केस में बताया था मैं आपको पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन, दो वेक्टर कोलिनियर कब होता है, तो ऑब्वियसली कोलिनियर तभी होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इसके बीच का एंगल्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल टू वेक्टर बी हो जाना चाहिए। इसमें मैं आपको बताया था वेक्टर में कि वेक्टर ए क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होना चाहिए,
यानी तो आप ये भी लिख सकते हो, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, ठीक है ना। A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 और वो इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोएफिशिएंट में, प्रोपोर्शंस में होगा। ये मैं आपको वेक्टर में भी बताया था ये बातें। और दो लाइंस अगर पर्टिकुलर है, दो लाइंस अगर पर्टिकुलर है तो ए डॉट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए डॉट भी जब जीरो करोगे तो ये रिलेशन आपको जनरेट होगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 का सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शंस कोसाइंस के टर्म में क्या होगा, तो डायरेक्शंस कोसाइंस के टर्म में आप ये लिख सकते हो कि if two lines are parallel, then its directions cosines ठीक है, then its directions cosines are equal। डायरेक्शंस कोसाइन इक्वल हो जाएगा, दैट इज यानी L1 जो है L2 के इक्वल हो जाएगा, M1 M2 के इक्वल हो जाएगा और N1 जो है N2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डायरेक्शंस कोसाइन इक्वल होगा जबकि डायरेक्शंस रेशियो प्रोपोर्शंस में होगा अगर दो लाइन पैरेलल है तो। ये दोनों बात समझ में आई, क्यों ये इक्वल होगा, तो इसका रेशियो जो है ना 1 के इक्वल हो जाएगा, लैम्डा उस केस में 1 आ जाएगा अगर आप डायरेक्शंस रेशियो लेते हो तो, ठीक है। तो डायरेक्शंस रेशियो दोनों वेक्टर का इक्वल होना चाहिए। अगर डायरेक्शंस कोसाइंस है तो प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, इन केस ऑफ अगर दो लाइन पैरेलल है तो। ले इस पे क्वेश्चंस क्लियर है, थ्योरी इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं पिक लेता हूं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, if P632 Q है 5,1,4 और R का कोऑर्डिनेट है, ठीक है 3,3,5 और द vertices of a triangle, then find एंगल PQR, ठीक है। फाइंड आउट करना है एंगल PQR क्या होगा, निकालो। आयुष, सुमित, रानी फाइंड आउट करो इसका क्या होगा, इसका आंसर्स। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे सो दैट द एक्यूट एंगल so that the acute angle between any two diagonal ठीक है of a cube is cos inverse 1/3। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। so that the acute angle between any two diagonal of a cube is cos inverse 1/3। क्या होगा, PQR दिया गया वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन फाइंड एंगल PQR। ये निकला, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो PQR, मुझे इसके बीच का एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा,
पी क्यू आर, ठीक है ना, क्यू के बीच का, क्यू पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। हाँ सुमित निकालो जो है ना, हाँ एकदम सही है श्रेयांश, 90 डिग्री होगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्यूपी वेक्टर निकाल लो। तो क्यूपी वेक्टर क्या होगा, जो पी का कोऑर्डिनेट दिया गया 632, ठीक है ना, और क्यू का कोऑर्डिनेट है आपको 5, 1, 4, और आर का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 335। तो सबसे पहले क्यूपी वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा पी के पोजीशन में से क्यू के पोजीशन को माइनस कर दोगे। तो बताओ पी को पोजीशन 6 - 5 यानी आई कैप हो जाएगा, 3 - 1 यानी +2 जे कैप हो जाएगा, और 2 - 4 ये -2 के कैप हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्यू आर वेक्टर, ठीक है ना। तो क्यू आर वेक्टर हो जाएगा आर के पोजीशन में से क्यू के पोजीशन को माइनस कर दोगे। तो बताओ 3 - 5 यानी -2 आई कैप हो जाएगा, और 3 - 1 ये प्लस हो जाएगा 2 जे कैप, और ये 5 - 4 प्लस हो जाएगा के कैप। वैसे तो ये वेक्टर में ऐसे लिखते थे, लेकिन आप जो है ना 3D में आप ऐसे लिखोगे डायरेक्शंस रेशियो ऑफ क्यूपी वेक्टर, इसको इस तरह से लिखा जाता है 1, 2, -2। ये समझे। तो 3D में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, वेक्टर में जनरली हम लोग इस तरह से लिखते थे। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, और 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यही क्यूपी लाइन का डायरेक्शंस रेशियो कहलाता है, ठीक है ना। उसी तरह से क्यू आर लाइन का अगर डायरेक्शंस रेशियो चाहिए तो आर के पोजीशन में से क्यू के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वही क्यू आर लाइन का डायरेक्शंस रेशियो होगा। तो होपफुली आपको डायरेक्शंस रेशियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ क्यू आर वेक्टर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -2, 2 और 1। तो क्या करोगे, मान लो इसके प्रोडक्ट निकालोगे, क्यूपी डॉट क्यू आर निकालोगे। तो क्यूपी डॉट क्यू आर निकालोगे तो इसका प्रोडक्ट लोगे, तो यानी 1 × -2, ठीक है ना, प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 होता है, तो 2 × 2 और प्लस हो जाएगा -2 × 1, और अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 + 4 हो जाएगा, इनटू इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1। अब क्योंकि यहां देखोगे तो ये -2 और -2, तो -4 + 4 ये मिलके क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो cos थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है दैट इज क्यूपी डॉट नहीं होगा क्यू आर अपॉन क्यूपी का मैग्नीट्यूड इनटू क्यू आर का मैग्नीट्यूड, और ये हम फाइंड आउट किया तो 0 आ गया। ऑब्वियसली थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा। होपफुली इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको 3D का क्वेश्चन है तो इस तरह से डायरेक्शंस आप रेशियो के टर्म में लिखो। अगर वेक्टर में पूछता है तो आपको इस तरह से लिखो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक्यूट एंगल निकालना है डायगोनल्स के क्यूब का। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, किसी क्यूब का हम लोग डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो मान लो ये क्यूब है और ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। जैसे मैं नाम दे देता हूं, ये पॉइंट हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ए है तो ये a 0 0 हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऑरिजिन मान लेता हूं 0 0 0। जैसे बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में थे, a 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं सी मान लेता हूं, ये 0 a 0 हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस क्या करना है, सारे पॉइंट को पहले मेंशन कर दो। लेट्स से डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा a और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा a। लेट्स से ABCD इसको E मान लेता हूं, इसलिए ओनली जेड के कोऑर्डिनेट में भर रहा है तो 0 0 a हो जाएगा। ABCDE इसको F मान लेता हूं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा, जेड के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये a हो जाएगा और 0 और ये a हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट F इसको लेट्स से G मान लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a होगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं आपको। इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो
आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल, दो एंगल दिखा दोगे 60 डिग्री, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बहुत सारे तरीका दिखा सकते हो, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, क्यू आर का मैग्नीट्यूड और पी आर का मैग्नीट्यूड दिखा दो इक्वल है, तो प्रूफ हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, यानी कि किसी दो एंगल को दिखा दो कि 60 डिग्री है तो प्रूफ हो जाएगा, तीसरा ऑब्वियसली एंगल 960 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इसका देखो डायगोनल के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है ना, तो बताओ कोई भी दो डायगोनल ले लो, जैसे मैं मान लेता हूं जैसे ये ओजी डायगोनल है, तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ओजी डायगोनल या डायगोनल ओजी, ठीक है ना, क्या लगता है इसका डायरेक्शंस रेशियो होगा a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, ये होना चाहिए a माइनस जीरो कामा a माइनस जीरो कामा a माइनस जीरो हो जाएगा, ये a कामा a आएगा। ठीक है ना, ये होगा डायरेक्शंस रेशियो डायगोनल ओजी का। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया ओजी डायगोनल का डायरेक्शंस रेशियो। और फिर एक दूसरा डायगोनल ले लो, ये अंदर ही है, ए डी डायगोनल ले लेता हूं। ठीक है ना, ए डी डायगोनल ले लेता हूं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल ए डी क्या लगता होगा, ए डी डायगोनल जीरो माइनस ए, तो माइनस ए हो जाएगा, और ए माइनस जीरो तो ए हो जाएगा, और फिर ए में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए होगा। ये आपका एडी डायगोनल हो जाएगा। इसके बीच का एंगल बोल रहा है प्रूव करने के लिए, तो मान लेता हूं इसके बीच का एंगल अल्फा मान लेता हूं। ठीक है ना, तो बताओ कॉस अल्फा क्या लिखोगे, कॉस अल्फा हो जाएगा ओजी डॉट एडी अपॉन हो जाएगा ओजी का मैग्नीट्यूड इंटू एडी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसका डॉट लोगे तो क्या होगा, डॉट लोगे तो ए इंटू माइनस ए, और प्लस हो जाएगा ए इंटू ए, और प्लस हो जाएगा ए इंटू ए, अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा रूट 3 है। ठीक है ना, इंटू हो जाएगा रूट 3 है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। यहां से अल्फा निकालोगे तो कॉस इनवर्स 1/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, समझे। तो कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल्स निकालोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सुमित, माइनस ए माइनस ए डी ले सकते हो, उससे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस इनवर्स 1/3 आंसर आएगा। तो आप ए डी लिखो या डी ए, तो डी ए का डायरेक्शन कोसाइंस लोगे तो ए माइनस ए आएगा। ठीक है ना, और ओजी डायगोनल का ए आएगा, तो 0 माइनस ए और a माइनस 0 और a माइनस 0, तो माइनस ए आएगा। वन मोर क्वेश्चन एकदम लेते हैं सुमित, है ना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा with the four diagonals of a cube। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा 4/3 के इक्वल होगा। तो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, ए लाइन मेक्स एन एंगल, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द फोर डायगोनल ऑफ ए क्यूब।
तो मुझे प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होगा वो 4/3 के इक्वल होगा। तो देखो डायग्राम तो ड्रॉ है ही, यही मान लेता हूं क्यूब है, ठीक है, और डायगोनल यहां मैं रब कर देता हूं। तो जैसे ये दो डायगोनल मैं डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल लिया हूं। इस तरह से कितने डायगोनल होते हैं, क्योंकि 4 डायगोनल होंगे। तो बताओ डायरेक्शंस रेशियो ऑफ डायगोनल, बताओ तीसरा डायगोनल क्या होगा। तीसरा डायगोनल जैसे आप FC ले सकते हो, FC डायगोनल का डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट में से F के कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो ये 0 माइनस A, तो माइनस A हो जाएगा, और A में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A हो जाएगा, ठीक है ना, और 0 में से A को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस A हो जाएगा। ये होगा FC डायगोनल का डायरेक्शंस रेशियो। तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ डायगोनल, और चौथा डायगोनल क्या होगा, चौथा डायगोनल हो जाएगा BE, क्योंकि अंदर के फेसेस में, ये बाहर के फेसेस में, तो BE हो जाएगा। तो बताओ बी डायगोनल जो का डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, E के कोऑर्डिनेट में से B को माइनस करोगे तो 0 माइनस A हो जाएगा, और 0 माइनस A ये माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना, और A माइनस 0 ये A हो जाएगा। ये सभी को समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट किए। बेसिकली डायरेक्शंस रेशियो है किसी लाइन का, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, ये 4 डायगोनल आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द 4 डायगोनल। कोई भी लाइंस है, लेट्स से वो लाइन हम एज्यूम कर लेते हैं, ये लाइन है, कोई भी लाइन मैं एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। चारों डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो कोई भी ये लाइंस है, इस लाइंस का मैं डायरेक्शंस कोसाइंस मैं एज्यूम कर लेता हूं LMN, ठीक है ना। इस लाइंस का वेक्टर्स मैं A मान लेता हूं, जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस LMN है, और यही डायगोनल के साथ जो है ना अल्फा, ये एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरे डायगोनल के साथ एंगल बीटा बना रहा है, जैसे AD के साथ बीटा बना रहा है, ठीक है, FC के साथ ये गामा बना रहा है, सेम लाइन, ये लाइन गामा बना रहा है, और फिर उसी तरह से EF के साथ ये जो डायगोनल होगा EB, उसके साथ मैं मान लेता हूं गामा बना रहा है, ठीक है। तो उसी का स्क्वायर का सम मुझे प्रूफ करना है 4/3 होगा। बात समझे, क्वेश्चन समझ में आया कि 4 डायगोनल जो होगा किसी क्यूब का, एक लाइन जो है उस डायगोनल के साथ, उस चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है, तो मुझे प्रूफ करना है कि इसका कॉस के जो स्क्वायर का सम होगा वो 4/3 के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली हम जब LMN एज्यूम कर लिया इसका डायरेक्शंस कोसाइन, इस वेक्टर के साथ OG लाइन के साथ, AD लाइन के साथ, FC लाइन के साथ और B लाइन के साथ अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लगता है बताओ, अगर हम कॉस अल्फा निकालना चाहें तो नहीं लिख सकता हूं वेक्टर A डॉट OG अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और OG का मैग्नीट्यूड, नहीं होगा। ये जो लाइन है उसका डायरेक्शंस कोसाइन LMN है, और जो OG का डायरेक्शंस रेशियो जो है वो बेसिकली AAA है, उसके बीच का एंगल निकालोगे तो क्या होगा, A के साथ डॉट लोगे, ये बेसिकली AL, अब प्लस हो जाएगा AM, और प्लस हो जाएगा AN अपॉन, और A का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना, क्योंकि L² प्लस M² प्लस N², तो यहां से A का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ये 1 होगा, क्योंकि हम डायरेक्शंस कोसाइंस मान रहे हैं। और OG का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, √A² प्लस A² प्लस A² हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो, अगर इसमें हम A कॉमन ले लें, L प्लस M प्लस N, और अपॉन हो जाएगा बेसिकली √3 है, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L प्लस M प्लस N अपॉन, ठीक है, √3 हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट कर दिया हूं। उसी तरह से इसका स्क्वायर कर दोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो होगा ना L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 3 के। सिमिलरली उसी तरह से कॉस बीटा निकालोगे तो क्या होगा, कॉस बीटा हो जाएगा वेक्टर A के साथ
एडी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू एडी का मैग्नीट्यूड। तो बताओ एडी के साथ डॉट लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एल इंटू माइनस ए और प्लस हो जाएगा एम इंटू ए और प्लस हो जाएगा एन इंटू ए अपॉन, और ए का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा और एडी का जो मैग्नीट्यूड होगा √3 होगा, ये होगा। तो ए से ए कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस एल प्लस एम और प्लस एन अपॉन √3 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा जो होगा, कॉस स्क्वायर जो बीटा आएगा वो बेसिकली माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। उसी तरह से जब निकालोगे ना इसके साथ डायरेक्शन रेशियो और एफसी, वो कॉस स्क्वायर गामा होगा। मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर गामा जब निकालोगे तो ये ए को डॉट लोगे किसके साथ, गामा ले रहा हूं मैं एफसी के साथ, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और एफसी का मैग्नीट्यूड का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर गामा ले लिया हूं। तो इसके साथ डॉट लोगे ना तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखोगे माइनस एल स्क्वायर सॉरी माइनस एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 आएगा। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ये गामा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, उसी तरह से डेल्टा निकालोगे ना इसके साथ लोगे तो यहां माइनस आने, तो ये हो जाएगा माइनस एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस चारों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे, चारों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, देखना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। जब तुम इसको चारों को ऐड करोगे तो क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जहां पे भी आएगा उसको 1 पुट करेंगे, बात समझे, और बहुत सारा टर्म आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दोगे, ठीक है ना, तीनों चारों इक्वेशंस को, और जब आप ऐड करोगे एकदम 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 सुमित, तो एलिमेंट मैं एज्यूम कर लिया हूं उस लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है, और एलिमेंट इसलिए एज्यूम किया हूं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो नहीं एज्यूम किया हूं। इससे बेनिफिट ये हुआ कि डायरेक्टली a का मैग्नीट्यूड जो है ना 1 पुट कर दिया तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डायरेक्शंस रेशियो एज्यूम नहीं करोगे, डायरेक्शंस कोसाइन मान लोगे इस लाइन का। तो एक गिवन लाइन के साथ जो 4 डायगोनल है इस क्यूब का वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है। तो मैंने क्यूब का डायगोनल जनरली लोग याद भी रखते हैं सुमित कि डायगोनल जो होता है ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए और ए माइनस ए माइनस वन, इसको आप तुम ए माइनस ए भी लिख सकते हो, इसको तुम ए माइनस ए भी लिख सकते हो, मतलब ऑल पॉजिटिव और 1 एट ए टाइम निगेटिव। याद रहेगा, याद है ना एकदम, ओके। सो ए माइनस ए माइनस ए और ए माइनस ए, ऑल पॉजिटिव 1 एट ए टाइम निगेटिव। डायरेक्टली एग्जाम में याद रखोगे तो बहुत इजीली बन जाता है। वैसे रिजल्ट को याद भी रखना है, ठीक है ना, ये बहुत बार मेंस में पूछ चुका है, बोर्ड में भी आया है। चलो ओके गुड, याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कमेंट करो किसी को कहीं पे नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चंस समझे। कोई भी गिवन लाइन जो है ना इस चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है, और ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियो चारों डायगोनल का निकाल लिए हैं, और गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मैंने एज्यूम कर लिया, और फिर डॉट प्रोडक्ट का कांसेप्ट यूज करके एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा और बाकी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब पुट करोगे तो उसमें ये 4/3 के इक्वल आ जाएगा। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसको रब करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चंस मेरे को आज एक स्टूडेंट ऑफलाइन में पूछा था, वही क्वेश्चंस मैं बना देता हूँ। जैसे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन
find the angle between the lines whose directions cosines are given by L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square equal to N square। ठीक है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था। एक याद होगा जब मैं डायरेक्शंस कोसाइंस और रेशियो बता रहा था तो इस टाइप का क्वेश्चंस लिया था, तो दो सेट आया था वहां पे भी, तो यहाँ पे भी ऑलवेज क्या आएगा, दो सेट आएगा, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। हाँ सुमित, फाइंड आउट करो क्या होगा। चलो स्लोली मैं भी निकाल रहा हूं, तुम लोग भी फाइंड आउट करो। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस M प्लस N। क्या करेंगे, तीन वेरिएबल एलिमेंट है और यहाँ पे भी एलिमेंट है, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे। तो मान लो यहाँ से L का वैल्यू MN के टर्म में निकाल लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर। L का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस इग्नोर करोगे क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा M प्लस N का होल स्क्वायर और प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN, ठीक है, प्लस हो जाएगा M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2M स्क्वायर, N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2M स्क्वायर प्लस 2MN इक्वल टू 0। इसमें 2M कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा M प्लस N इक्वल टू 0। तो आइदर M 2 तो 0 होगा नहीं, आइदर M इक्वल टू 0 होगा या M का वैल्यू माइनस N के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब बताओ, व्हेन अगर हम M का वैल्यू 0 लेते हैं तो N का वैल्यू क्या होगा, सॉरी L का वैल्यू क्या होगा। M अगर 0 लेते हो इसमें पुट कर दोगे तो माइनस N हो जाएगा, लेकिन अगर हम M का वैल्यू अगर माइनस N ले लेते हैं, M का वैल्यू अगर माइनस N ले लोगे तो L का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आपको देखोगे दो सेट जनरेट होगा, तो L इज टू M इज टू N रेशियो है, तो L पुट कर दोगे माइनस N, तो L पुट करोगे माइनस N इज टू M का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 पुट कर दोगे और इज टू N रहने दो एज इट इज। और दूसरा सेट क्या होगा, L का L 0 है तो इसमें पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 इज टू M जो है माइनस N के इक्वल है, तो M का वैल्यू माइनस N हो जाएगा इस 2 और N को N ही रहने दो। ये दो सेट होगा, बात समझे। तो पहला सेट में L का वैल्यू मैंने पुट कर दिया हूं माइनस N और M का वैल्यू 0 आया है और N को दोनों ही सेट में एज इट इज रखा हूं। ठीक है, यहां से अगर ये रेशियो है तो N से डिवाइड कर दोगे तो माइनस 1 इज टू 0 इज टू 1 हो जाएगा, और इसको अगर N से डिवाइड करोगे तो 0 इज टू माइनस 1 इज टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स आ गया जिसका डायरेक्शन कोसाइन माइनस आई प्लस के कैप है और दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है इनफैक्ट माइनस जे प्लस के कैप है। तो इसके बीच का अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये होगा तो ए डॉट बी लोगे तो माइनस आई के जे का डॉट 0 होगा, के के साथ भी 0 होगा, के डॉट के सिर्फ 1 होगा। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड √2 इंटू क्या होगा, इसका √2 हो जाएगा। सही है ना, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 के इक्वल। कहीं गलती तो नहीं किए हैं, तो यहां से थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, एकदम सही है, आंसर 60 डिग्री आएगा। किसने लाया, साहिल ने फाइंड आउट कर लिया, गुड, वेरी गुड साहिल। तो 60 डिग्री आएगा इसका एंगल। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन दे दो, बनाओगे और सभी लोग मेरे को चैट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, देखता हूं कितने लोग बना पाते हो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मेंस में क्वेश्चन और बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस
whose directions cosines are given by the equations 3l plus m plus 5n equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm equal to 0. 6mn minus 2nl plus 5lm equal to 0. तो चलो इसको बनाओगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा। इक्वेशंस लिख लो इसको। इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना। देखो द थर्ड क्वेश्चन, सो दैट द डायरेक्शंस कोसाइन ठीक है ऑफ ए लाइन, so that the directions cosines of a line which is perpendicular ठीक है which is perpendicular to the line having directions cosines perpendicular to the lines having directions cosines L1, M1, N1 and L2, M2, N2 ठीक है respectively are proportional to और ये दिया गया आपको, इसके प्रोपोर्शनल होगा M1 N2 माइनस M2 N1। दूसरा दे रहा है कि N1 L2 माइनस N2 L1 और तीसरा है L1 M2 माइनस L2 M1। इसके प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है थर्ड का? सेकेंड बनाओगे, ठीक है ना। मैं थर्ड बना देता हूं आपको। बोल रहा है so that the directions cosines of a line which is perpendicular to the lines having directions cosine L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively are proportional to। किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैं हिंट ये दे रहा हूं कि वेक्टर में बताया हूं आपको। बोल रहा है कि ऐसा दो लाइंस है जिसका डायरेक्शंस कोसाइन L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है। तो बोल रहा है वैसे लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस निकालो जो इस दोनों गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइन पे एकदम क्रॉस प्रोडक्ट, अरे सब वेक्टर भूल गए लोग। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है। सो ऑब्वियसली जो थर्ड का जो बनाना है, मेरे को डायरेक्शंस कोसाइंस उसका फाइंड आउट करना है। जो दो वेक्टर का डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया है L1 I कैप, M1 J कैप और N1 K कैप, और एक अनदर वेक्टर है जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस L2 M2 N2 है। ठीक है, तो बोला प्रूफ करने के लिए डायरेक्शंस कोसाइन उस लाइन का जो इस दोनों लाइन पे पॉपुलर हो। ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा।
और एक क्रॉस भी निकालने का तरीका मैं बताया हूं, आई जे के हो जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2। प्रॉब्लम जानते हो यहाँ पे क्या होता है कि लोग 3D दिमाग लगाता है, लेकिन ये 3D का क्वेश्चन है ही नहीं, बेसिकली वेक्टर का क्वेश्चन है। तो यही यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा आई कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M1 N2 और माइनस हो जाएगा M2 N1 और माइनस हो जाएगा जे कैप, इसको डिलीट मारोगे तो ये हो जाएगा L1 N2 और माइनस हो जाएगा L2 N1 और प्लस के कैप, इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा L1 M2 और माइनस हो जाएगा L2 M1 हो जाएगा। ठीक है, इसको रिराइट कर देता हूं तो M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, क्या इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो पहले लिख सकता हूं मैं इसको N1 L2 माइनस N2 L1। बात समझे क्या किया हूं? इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसको मैं प्लस कर दिया और प्लस हो जाएगा L1 M2, इस पे एज इट इज रखता हूं L2 M1 इनटू के कैप। तो नहीं आ गया? ये वेक्टर्स का डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगा? इस वेक्टर का डायरेक्शंस कोसाइंस ये होगा M1 M2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 और ये N1 L1 N2 माइनस L2 N1। कंसेप्ट अगर पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चंस अनलॉक कर सकते हो, उतना टफ नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। तो होपफुली आप समझे होगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, और कहीं पे भी दिखता है तो बना दोगे आप क्वेश्चंस। बढ़े आगे या और क्वेश्चंस लें? चलो ओके, एक क्वेश्चन और बनता है, देखो बोर्ड में जो है ना पूछता है कोसाइन फॉर्मूला, मेरे से आयुष शायद पूछा था, पता नहीं कौन पूछा था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स opposite to angle A, angle B and angle C, ठीक है, respectively। तो ट्रायंगल ABC, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है देन सो दैट cos C इक्वल टू जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB होगा। ठीक है, इसको मैं प्रूफ स्ट्रेट लाइन में भी किया हूं। अब आप देखो इसका प्रूफ मैं वेक्टर्स से कैसे करता हूं। वैसे आपको बोर्ड में जो ना जनरली आप इस साल तो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव अगर होगा तो मार्च में होगा आपका, फर्स्ट टर्म में तो ऑब्जेक्टिव ही ले रहा है, तो सिलेबस आ चुका है। ठीक है, तो इसको वेक्टर मेथड से अगर बोलता है बनाओ तो कैसे बनाओगे वेक्टर मेथड से? तो मान लो एक ट्रायंगल एज्यूम कर लोगे, लेट्स से एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो ABC, अब ये A हो जाएगा, अपोजिट टू ये B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। तो यहां से लिख सकता हूं कि आप जानते हो AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। AB प्लस BC और प्लस CA वेक्टर का सम 0 होगा, नहीं होगा? साइक्लिक ऑर्डर में इसका रिजल्टेंट का सम 0 होगा। हाँ, ये अलग बात है कि AB का वेक्टर का मैग्नीट्यूड C के इक्वल है, BC के वेक्टर का मैग्नीट्यूड A के इक्वल है और CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आपको B के इक्वल है। कैसे बनाओगे? मुझे क्या निकालना है? cos C निकालना है, बेसिकली ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है तो वेक्टर में बताया था कि BC और AC को एक जगह रखो, BC और AC CA को एक जगह रखो और AB को राइट साइड लेके चले जाओ और दोनों तरफ मॉड ले लो। फिजिक्स में भी बताया गया होगा आपको इस तरह से। और ये क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2BC का मॉड इनटू CA का मॉड इनटू इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसके बीच का एंगल इस वेक्टर BC और ACA के बीच का एंगल कितना होगा? कौन मुझे बताएगा? BC वेक्टर और CA वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? कौन मुझे बताएगा?
BC वेक्टर और CA वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि जो ये होता है BC डॉट CA यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ BC डॉट CA। तो BC डॉट CA इंटू BC का मैग्नीट्यूड इंटू CA का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ, और BC और CA के बीच का एंगल लिखते हैं कॉस के अंदर जो एंगल हम लोग लिखते हैं। तो क्या लगता है ये एंगल C होगा माइनस A होगा? सुमित बोल रहा है। अरे बाबा, BC को आगे एक्सटेंड कर दो, ये हो गया ना, BC का डायरेक्शन ये है। तो बताया था टेल टू टेल मिला दोगे तो AC का टेल और BC का टेल मिलाओगे तो टेल टू टेल जब मिलाते हैं उसके बीच का जो एंगल होता है वही कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 180 माइनस C होगा, एकदम सही है साहिल। तो इसमें पुट करोगे 180 माइनस C, ठीक है ना, और ये इक्वल हो जाएगा AB के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो BC का मैग्नीट्यूड A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, अब प्लस CA का मैग्नीट्यूड आपको B है तो B स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2AB, और cos पाई माइनस थीटा जो होता है ना माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, ठीक है, इक्वल टू, और AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा C। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस ही हो जाएगा 2AB cos थीटा नहीं सॉरी cos C हो जाएगा इक्वल टू C स्क्वायर। यहां से जब तुम cos C निकालोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB सॉरी माइनस C स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2AB। नहीं हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाओगे, C स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड लाओगे इसी के इक्वल आएगा। इस तरह से आप वेक्टर मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो। वैसे तो स्ट्रेट लाइन में इसको मैं प्रूफ किया ही हूं, कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी हम हो सकता है तो प्रूफ करेंगे इसको। तो चलो बनाओगे, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे लगता है वो फुली क्लियर होगा कंसेप्ट आपका। एक बार टाइप कर दो, रफ करें, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ओके। अब देखो उसके बाद जो हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बाद प्रोजेक्शंस क्या होता है, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। ठीक है ना, मान लेता हूं जैसे P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है ना, और Q का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2 y2 z2, ठीक है। तो जो PQ का लगेगा वो डायरेक्शंस लाइन सेगमेंट का लगेगा। PQ को जब ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट होगा। क्या कर रहा हूं मैं, कोई भी लाइन है, ठीक है ना, ये इस लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया है LMN, इस लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस या डायरेक्शंस रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। ABC डायरेक्शंस रेशियो हो जाएगा और LMN डायरेक्शंस कोसाइंस दिया जाएगा। और मान लो PQ कोऑर्डिनेट दिया गया, PQ कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शंस बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां से और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। ये कहते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये प्रोजेक्शंस कहलाएगा। ये मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शंस ऑफ PQ ऑन, और इसको मैं लेट से PQ इसको कुछ मैं वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूं B वेक्टर है। तो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन PQ ऑन ए लाइन पैरेलल टू वेक्टर B, इसको क्या लिखोगे, ये इक्वल होगा PQ डॉट B, और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो B के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा। तो PQ वेक्टर तो फाइंड आउट किया जा सकता है। PQ वेक्टर क्या होगा, Q के पोजीशन में से P के पोजीशन को माइनस कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, और ये जगह y2 माइनस y1 j कैप, और प्लस ये हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप, ये होगा PQ।
और वेक्टर बी जो है ये बेसिकली एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है ना। इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे x2 माइनस x1 इंटू एल हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम हो जाएगा और z2 माइनस z1 इंटू एन हो जाएगा अपॉन, और b का मैग्नीट्यूड अगर एलिमेंट के टर्म में लिखते हो तो b का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा। यही कहलाएगा प्रोजेक्शंस किसी लाइन सेगमेंट का लाइन पे जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस एलिमेंट है। नहीं समझे? और सुमित जो है ना, कोई एक लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शंस, कोई एक लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन जो होता है ना, ये लेंथ को हम लोग प्रोजेक्शंस कहते हैं, ये लेंथ को प्रोजेक्शंस बोलते हैं। तो वेक्टर में सुमित क्या बताया था, किसी पी क्यू वेक्टर का अगर प्रोजेक्शंस निकालना है इसके अलाउंग जिसका वेक्टर बी है, ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा पी क्यू, वेक्टर को डॉट लेंगे पी के साथ और क्योंकि जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो मेरा डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट, प्रोजेक्शन सुमित यही होता है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शंस निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्शंस ले रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट में बताया था, ज्योमेट्रिकली मैं एक्सप्लेन किया था डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। ये प्रूफ करना चाहो तो मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन ये प्रूफ किया, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको वेक्टर में, तो क्योंकि वेक्टर विद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्लेस कर सकते हैं। कंफ्यूज सुमित इसलिए हो रहा है, पीक्यू वेक्टर को विद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्लेस कर सकते हो। इस वेक्टर को अगर उठा के यहाँ पे ले आओ, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ना, ये पीक्यू हो जाएगा, विद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्लेस कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा पीक्यू वेक्टर का बी लाइन पे, वेक्टर बी लाइन। वेक्टर में बताया है, जब भी दो वेक्टर के बीच का प्रोजेक्शंस निकालना हो तो किसी वेक्टर का, अगर वेक्टर बी पे प्रोजेक्शंस निकालना हो तो डॉट लेके उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में जो है ना 1 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बी का मैग्नीट्यूड जो है ना 1 आएगा, एलिमेंट के टर्म में लिख रहा हूं ना। हाँ, इसको अगर मान लो डायरेक्शंस रेशियो के टर्म में लिखते हो तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 a प्लस y2 माइनस y1 इंटू बी प्लस z2 माइनस z1 इंटू सी और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही वेक्टर बी लिया, वेक्टर कुछ और ले लो यार, इसको मैं क्या करूं, एल वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको एल वेक्टर मान लेता हूं, लाइन है ना, तो लेट्स से एल, ठीक है ना, एल वेक्टर एज्यूम कर लिया। तो डायरेक्शंस रेशियो के टर्म में लिखोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर मॉड ले लोगे क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और अगर डायरेक्शंस कोसाइन के टर्म में लिखोगे तो ये एल का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। सुमित एक बार कमेंट करो, सुमित एक बार कमेंट करो, क्योंकि इसका डॉट तुम लोगे ना, इसको एल माना हो, ठीक है ना, तो पी क्यू डॉट अगर एल निकालोगे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाता है ना, x2 माइनस x1 एल हो जाएगा, उसी तरह से y2 माइनस y1 m हो जाएगा और z2 माइनस z1 n हो जाएगा। तो ये वैल्यू पी क्यू डॉट एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हूं, और क्योंकि एलिमेंट अगर डायरेक्शंस कोसाइंस लेते हो तो अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर डायरेक्शंस रेशियो के टर्म में लिख रहे हो, अगर इस लाइन का डायरेक्शंस रेशियो एबीसी है, यानी इसके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं है। ये बात सभी को क्लियर है। कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा सुमित कि किसी लाइन सेगमेंट का अनदर लाइन पे प्रोजेक्शंस अगर निकालना हो तो या तो ये वेक्टर वाला यूज कर लो, वेक्टर में बताया हूं, या नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर किसी लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और किसी लाइन का अगर डायरेक्शंस रेशियो दिया गया ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे।
तो जस्ट एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो, या नहीं तो वेक्टर के टर्म में तो ये यूज करो। दोनों ही तीनों ही फॉर्मूला एक ही जैसा है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना, लिखने का तरीका अलग अलग है। सो डायरेक्शन रेशियो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 नहीं होता है। दोनों सेम ही है, बेसिकली ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है एलएमएन, और ये किसी वेक्टर का जो है ना कंपोनेंट है एबीसी, उसी को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। अब ये अलग बात है कि इसका स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं होता है, और जानते हो यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली है तो उसका स्क्वायर का सम 1 होगा, ठीक है ना। ले इस पे क्वेश्चंस, एक चीज इस पे नोट करके एक दो पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। तो L R का मैग्नीट्यूड कॉमा M R का मैग्नीट्यूड कॉमा N इंटू R का मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएगा, ये प्रोजेक्शंस कहलाएगा। आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर R इन OX, OY and OZ एक्सिस। L R का मैग्नीट्यूड M इंटू आर का मैग्नीट्यूड N इंटू आर का मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा प्रोजेक्शंस किसी वेक्टर का OX, OY, OZ एक्सिस पे। सर प्रोजेक्शंस क्यों निकालें, प्रोजेक्शंस निकालने के लिए क्वेश्चंस में बोलेगा साहिल, ठीक है। प्रोजेक्शंस इंडिकेट वही करता है, परछाई भाई साहिल, तुम धूप के सामने खड़े होते हो तो परछाई नहीं देता है। प्रोजेक्शंस तो डिपेंड करता है कि आप लाइट जो है ना कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो। प्रोजेक्शंस वही है जो आपको फिजिक्स में बताया जाता है, मैथ में भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में प्रोजेक्शंस होता है। प्रोजेक्शंस ये है कि PQ जो प्रोजेक्शंस है, अगर मान लो यहाँ से एक लाइट इंडिकेट करो तो इस लाइन का इस का प्रोजेक्शंस परछाई जो है ना इस लाइन पे इतना ही डिस्टेंस पे पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये बता रहा हूं कि मान लो कि OX, OY और OZ अगर कोई वेक्टर R है, कोई वेक्टर R है, इसका जो कंपोनेंट होगा OX के डायरेक्शन में R का मैग्नीट्यूड इंटू L हो जाएगा, इसका कंपोनेंट Y एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा R का मैग्नीट्यूड इंटू M हो जाएगा, और Z के डायरेक्शंस में इसका जो कंपोनेंट होगा R का मैग्नीट्यूड इंटू N हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि L जो है ना बेसिकली कॉस अल्फा है, ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बना रहा है, अगर ये बीटा बना रहा है, और Z एक्सिस के साथ ये अगर गामा बना रहा है, तो L ही कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, और M कॉस बीटा हो जाएगा, और N आपका कॉस गामा हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंपोनेंट हो गया किसी वेक्टर का। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में बोलता है कंपोनेंट क्या होगा, तो L R का मैग्नीट्यूड, M R का मैग्नीट्यूड और N R का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तभी तो हम लिख सकते हैं ना कि वेक्टर R इक्वल टू जो होगा R का मैग्नीट्यूड इंटू L I कैप हो जाएगा, R का मैग्नीट्यूड इंटू M इंटू J कैप हो जाएगा, और R का मैग्नीट्यूड इंटू N K कैप हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो, अगर R का मैग्नीट्यूड अगर हम कॉमन ले लें कि L I कैप प्लस M J कैप और प्लस N K कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे, इस लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझे सभी लोग? इस पे क्वेश्चंस मुझे लगता है तो और भी समझ में आएगा। कुछ नहीं, एक ही चीज याद रखना है कि जब भी आपको प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करना है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शंस निकाल ले हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। हाँ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है ना, देखो सारे क्वेश्चंस। जैसे इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 632, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है 514,
सी का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 4 3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 0 2 5, ठीक है, और 4 पॉइंट्स, then find the projections of the line segment, ठीक है, ए बी ऑन सी डी लाइन। निकालो क्या होगा। तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 6 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 5 1 4, ठीक है, 5 1 4, सी का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 4 3 और डी का कोऑर्डिनेट है 0 2 5 और 4 पॉइंट। देन फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन सी डी लाइन निकालना है। तो फाइंड आउट करो, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं। द प्रोजेक्शंस ऑफ a directed line segment on coordinate axis ठीक है, और -2 -3 -4 या -6, find the length and directions cosine, find the length and directions cosines। हाँ एकदम सुमित वही काम करेंगे। गुड। क्या करेंगे, कोई भी बोल रहा है कि ए बी प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी लाइन सेगमेंट प्रोजेक्शंस निकालना है सी डी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। ये सी डी मान लेता हूं, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सी डी वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो बताओ, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6 3 2, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5 1 4, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 माइनस 4 3। वेक्टर अगर समझ गए ना तो बहुत इजी है बनाना। अब बताओ, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे तो बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसको माइनस करोगे तो 5 माइनस 6 माइनस आई कैप हो जाएगा, और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो प्लस 2 के कैप हो जाएगा। और इसी तरह से सी, मेरे को तो वेक्टर ही इजी लगता है जो ना। 3D कंसेप्ट कौन फॉर्मूला उतना याद रखेगा, वेक्टर वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो। सी डी 0 माइनस 3 तो माइनस 3 आई कैप, 2 माइनस माइनस प्लस 6 के कैप जे कैप हो जाएगा, और 5 माइनस 3 से क्या हो जाएगा, प्लस 2 के कैप। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी ऑन सी डी लाइन। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी डॉट सी डी, और अपॉन हो जाएगा सी डी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आएगा बताओ, ए बी डॉट सी डी करेंगे तो -1 इंटू -3 और प्लस हो जाएगा -2 इंटू 6, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 और अपॉन, मतलब सीडी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो सीडी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √9 प्लस 36 प्लस 4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 3 माइनस 12 और प्लस 4, इसका मॉड ले लोगे, ठीक है ना, अपॉन, और 49 तो ये 7 हो जाएगा। ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू जो आएगा 7, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5/7 आएगा, ठीक है। मॉड लोगे, ठीक है ना, डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए मॉडुलस ले लोगे। हाँ साहिल, मॉडुलस लेना है, ठीक है ना, 5/7 लोगे, क्योंकि प्रोजेक्शंस कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए मॉडुलस ले लोगे। अब है कि नहीं इजी, वेक्टर्स अगर पढ़ लियो तो बताओ, ये कहीं समझने वाली बात है। कंफ्यूज कहाँ लोग हो जाता है, जब लाइन लिखता है ना तो लोग कंफ्यूज हो जाता है। वेक्टर का यहाँ यूज वर्ड नहीं लिखा है, पॉइंट लिखा है।
तो जब आप पॉइंट लिखा है तो लोग 3D का क्वेश्चन समझता है, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट जो है ना, आप चाहो तो वेक्टर का ही लगा सकते हो। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि आप वेक्टर के टर्म में लिखो, यहाँ तो लिखना चाहो तो लिख दो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा? 5 - 6, 1 - 3, 4 - 2। ये -1 -2 2 हो जाएगा। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा -1 -2 2 हो जाएगा। उसी तरह से सी डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा -3 6 2। ठीक है, अगर आप 3D का कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो। अगर मान लो वेक्टर से बना रहे हो तो ऐसे बनेगा। तो कौन सा इजी है, वेक्टर इजी है कि 3D इजी है? थ्री डी इजी है। हाँ, लगता है साहिल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं समझा है। वेक्टर इजी है। आप रानी को वेक्टर इसलिए लग रहा है कि काफी टाइम हो गया, नहीं, इसको भी टाइम होने के बाद आपको 3D भी इजी लगेगा। 3D भी कुछ नहीं है, वेक्टर ही है पूरा, दोनों ही इजी है। ठीक है ना? इसको कैसे बनाओगे? प्रोजेक्शंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -2 -3 -6, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शंस कोसाइन। सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आप मेरे बोर्ड पे देखोगे तो जो मैं थ्योरी लिखा हूं, क्या लिखा हूं नोट करके, मैं एक ही थ्योरी लिखा हूं। अब बस प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस होना चाहिए। लोग जानते हो फॉर्मूला भूल जाता है, फिर नहीं बन पाता है। जैसे अभी जस्ट बताया, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एन, ये दिया गया आपको क्वेश्चंस में। एल ये है -2 के इक्वल, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एम, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होता है -3 के इक्वल है, और आर का मैग्नीट्यूड इंटू एन, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट -6 होता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ। तो क्या करोगे? इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एम स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 4 + 9 + 36। तो इसमें आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर कॉमन लेना है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना? ये इक्वल हो जाएगा 36 + 4 49 हो जाएगा। तो आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो ये 49 हो जाएगा। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो 7 होगा। अब वो तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। तो एल यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे 7, तो -2/7 आ जाएगा। एम का वैल्यू -3/7 हो जाएगा, और एन का वैल्यू -6/7 हो जाएगा। तो ये भी मुझे फाइंड आउट करना था कि डायरेक्शंस कोसाइंस भी निकालो। अब मान लो ये किसी को पता ही नहीं है, तो फिर ये -2 -3 -6 क्या डिनोट कर रहा है? प्रोजेक्शंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं लिखवा चुका हूं, ये होता है। और इसी को इक्वल करना है। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं जिससे कि एलिमेंट एलिमिनेट हो जाए, इसलिए स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। तो एलिमेंट जैसे ही एलिमिनेट होगा तो आर निकल जाएगा, और आर का वैल्यू बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एलिमेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और बनता है इस पर। रब करें। हाँ, एकदम सही है सुमित। -2/7, m जो होगा -3/7, और n हो जाएगा -6/7 हो जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर है जो है ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एनआईटी तो फिक्स है आपका। वेक्टर 3D अगर पढ़ लेते हो ना, समझो 3-4 क्वेश्चन वैसे ही बना के आप आ जाओगे। वेक्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? बहुत टाइम दिया हूं मैं, 3D पे भी टाइम दे रहा हूं आपको। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा? अब फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ठीक है, ज्वाइनिंग 2 1 -3, joining 2 1 -3 and 4 2 5 on a line which
which makes equal acute angle with coordinate axis. कैसे निकालोगे इसको, कौन बताएगा मुझे? Find the projections of the line segment joining the point 21 minus 3 and 425 on a line which makes equal acute angle with the coordinate axis. बोल रहा है कि वैसे लाइन सेगमेंट का आप प्रोजेक्शंस निकालो जो 2 पॉइंट दिया गया, और उस लाइन पे निकालो जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है। याद होगा मैं डायरेक्शंस रेशियो मैं बताया था आपको कि अगर कोई एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल अगर एक्यूट एंगल बना रहा है कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर, तो डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? मान लेता हूं लेट एल एम एंड एन, एल एम एन are direction cosines of a line which makes equal acute angle, ठीक है, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होगा तीनों एक्सिस के साथ, ठीक है, बराबर डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ दानी 2/√3 नहीं, देखो तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा जो है ना यहाँ पे इक्वल होगा, यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक है। और आप जानते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो जब एलिमेंट इक्वल है तो 3l स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से l का वैल्यू 1/√3, वैसे तो प्लस माइनस लिखते हैं 1/√3, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है ना, विच मेक्स एक्यूट एंगल। तो एलिमेंट इक्वल है तो m का भी वैल्यू क्या होगा 1/√3 हो जाएगा, और n का भी वैल्यू क्या होगा 1/√3। तो यही इसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा 1/√3 1/√3 1/√3, जो कोई वेक्टर या कोई लाइन इक्वल एक्यूट एंगल बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है। तो मान लेता कोई लाइन जो है जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप है, और एक लाइंस जिसका पॉइंट लेफ्ट से दिया गया 2 1 - 3 और इसका b का कोऑर्डिनेट है 4 1 2 5, इसका मुझे फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, तो बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर दोगे तो 4 - 2 2 i कैप हो जाएगा और प्लस j कैप हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस प्लस 8 कैप हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी डॉट बी निकालेंगे, ठीक है। ए बी डॉट बी क्या होगा, इसका डॉट लोगे तो 2 × 1/√3 और प्लस हो जाएगा 1 × 1/√3 और प्लस हो जाएगा ठीक है 8 × 1/√3, तो जगह 2/√3 और प्लस 1/√3 और प्लस 8/√3, ये हो जाएगा 11 ठीक है √3, सही है कि नहीं। 4 - 2 2 1 - 3 और 4 2 5, तो 4 - 2 2 i कैप प्लस j कैप और 5 माइनस माइनस प्लस 3 8 k कैप। सो जो प्रोजेक्शंस निकालोगे, प्रोजेक्शंस ऑफ, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी on a line having vector, ठीक है, on a line on vector b on vector b, ये हो जाएगा ए बी डॉट बी और अपॉन जिस पे प्रोजेक्ट करो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ये तो 11/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 11/√3, और b का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाएगा, इसका जो प्रोजेक्शंस होगा 11/√3 के इक्वल होगा, √3 √3 √3।
हाँ रानी, रूट थ्री बोलो, या उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो रूट थ्री लिखो, या 1 1 1 लिखो, या 2 2 2 लिखो, या 5 5 5 लिखो, डायरेक्शंस रेशियो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसका जो डायरेक्शंस कोसाइंस होगा वो यूनिक होगा, 1/√3 1/√3 1/√3 होगा, ठीक है ना, जो इक्वल एक्यूट एंगल बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। समझ में आया सभी को प्रोजेक्शंस कैसे हम लोग फाइंड आउट किया है? तो एक गिवन लाइन का इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसका मैंने क्या किया, डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल लिया, और उस वेक्टर्स का प्रोजेक्शंस निकालना था इसी लाइन पे, तो डॉट लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं। ठीक है, चलो आज अगले क्लास में मैं प्लेन का इक्वेशंस बताऊंगा, तो बनाओगे इस पे क्वेश्चंस, मैं डीपीपी आपको सेंड कर देता हूं, और प्लेन का इक्वेशंस हम लोग लर्न करेंगे। बहुत लोग जो है ना ऑफलाइन में ज्वाइन कर लिया है, और बहुत ही हम स्लोली चलेंगे, बहुत नहीं चाहता हूँ कि फास्ट चले, दोनों मैं चाहता हूँ कि कवर अच्छे से करो आप। तो अभी हम लोग जो ऑफलाइन में जो है ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हो वो कर लोगे, ठीक है ना, वैसे भी यूट्यूब पे भी है, वहां से भी आप कर सकते हो। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग ना यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।